हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन क्रूशियल केमिस्ट्री। आज हम लोग अपना चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। देखिए, जो ये आपकी सीरीज़ चल रही है इसमें आपका केमिस्ट्री का बेसिक लेवल को कवर किया जाएगा। वो पूरी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो या फिज़िकल हो, उसके सारे ही चैप्टर्स के बेसिक पार्ट आपके कवर कर दिए जाएंगे। आज जब आप लोग ये सीरीज़ कंप्लीट करेंगे, मतलब जब भी ये सीरीज़ कंप्लीट होती है, तब आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड बेसिक कहीं से भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा बेसिक हम लोग यहीं से आपका कवर करा देंगे। तो बेसिक्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप लोग अपने कंपटीशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे अगर आपका बेसिक अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। एक बार जब आपने बेसिक पढ़ लिया, उसके बाद आप लोग थोड़ा सा लेवल बढ़ा के अपनी तैयारी का करिएगा। हम लोग इसी यूट्यूब पे ही हम लोग आगे भी स्टार्ट करेंगे, थोड़ा हायर केमिस्ट्री भी हम लोग शुरू करेंगे, बट अभी हम लोग सिर्फ बेसिक केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं। तो उसमें आज हम जो केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें देखिए केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि बेसिकली बॉन्डिंग होती कैसी है ना। भाई अब हमें इतना तो पता है कि एक एटम है ए और एक एटम है सपोज बी। ये दोनों अपना इंडिविजुअल पढ़े हैं, लेकिन जब ये दोनों कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं तो ये ही मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल होता है आगे किसी भी सब्सटेंस के फॉर्मेशन में। समझ रहे? तो ये मॉलिक्यूल आपका स्टेबल होता है, स्टेबल बनेगा। दूसरा कि आप लोग जैसे कि हम बॉन्डिंग ही जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल्स जो बनते हैं वो कॉम्बिनेशन से बनते हैं, एटम के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। और वो कॉम्बिनेशन कैसे बनता है? बॉन्ड बनने की वजह से। भाई एटम, दो एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा तभी तो वो स्टेबलाइज हो रहे हैं, है ना। तो ओवरऑल क्या है कि बॉन्डिंग इस चैप्टर में हम लोग बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। अब बॉन्ड बनता कैसे है? देखिए, हमने ये तो देखा बॉन्ड, कहीं ना कहीं बॉन्ड की बात हो रही है, बट बॉन्ड कैसे बनता है? अभी इससे पहले बेसिक इनऑर्गेनिक में हमने देखा था कि बॉन्ड या तो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, या तो शेयरिंग से बनता है, या तो फिर हम लोग लोन पे, जैसे कोऑर्डिनेशन में हमने देखा था कि हम लोग लोन पेयर का ट्रांसफ़र करा रहे हैं। तो कुल मिला के ओवरऑल की इलेक्ट्रॉन की ही कहानी है। बस इलेक्ट्रॉन को इधर उधर करना है, आपका बॉन्ड बनेगा, टूटेगा, फिर से दोबारा बन जाएगा, यही सब होना है। तो इलेक्ट्रॉन आपका बॉन्ड, इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड के फॉर्मेशन में आपका मेन रोल किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। ठीक, तो अब हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का रोल तो अच्छा होता ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है ना। तो देखिए, जब आप लोग हाइब्रिडाइजेशन, हम लोग जीओसी में थोड़ा सा हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा था, तो उसमें हम क्या देखे थे कि इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है कि नहीं। देखो एक एग्जांपल सिंपल सा देखो, मीथेन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p2। ग्राउंड स्टेट में क्या हो रहा है बच्चे? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये 2s है, ये आपका 2p। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, इतना तो सबको आता ही है। अब एक्साइटेशन करवाते हैं। एक्साइटेशन करवाने का मतलब क्या है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब मैं बोल रही हूँ कि किसी भी मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन करा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, उसको कहीं से मिल रही है एनर्जी। जब वो एनर्जी मिल रही है तब वो एक्साइट होकर एस से पी ऑर्बिटल में जा रहा है। पहली चीज़ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी भी इस जगह से उठ के इस जगह पे नहीं जाता। मैं ये नहीं कह सकती कि ये एस है, और मैं ये भी नहीं कह सकती कि ये पी है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के पी में जा रहा। भाई देखो, एटम तो बहुत ही छोटा है, ये डॉट तो बहुत बड़ा है, बट एटम बहुत छोटा होता है। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कहीं, अगर मैं कह रही हूँ कि एस से पी में जा रहा है, तो कहीं वो उड़ के नहीं जा रहा। या एक्साइट में इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला कि इस तरह है, अब वो एक्साइट होके यहाँ पहुँच गया, तो मैं ये उड़ के कहीं जाता वाता नहीं है इलेक्ट्रॉन, ये रहता है एटम के अंदर ही है, बट इसकी एनर्जी बस चेंज हो जाती है। देखो, सबसे ज़्यादा एनर्जी F की, फिर D की, फिर P की, और फिर S की। ये आपका एनर्जी का ऑर्डर होता है, ठीक है। अब
S से इलेक्ट्रॉन P में जा रहा है, तो S से जब P में जाएगा एनर्जी बढ़ रही है ना। एनर्जी बढ़ रही है क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से एनर्जी गेन कर रहा है, ठीक है। तो जब वो एनर्जी गेन कर रहा है तो उसकी, भाई पहले मैं कह रही हूँ कि एनर्जी इतनी थी कि वो बस ऐसे ऐसे हिल रहा था, अब उसको हमने इतनी एनर्जी दे दी कि वो ऐसे बहुत ज़्यादा हिलने लग गया, एनर्जी बढ़ गई, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है वो, इतना ज़्यादा वाइब्रेशन आ गया उसमें, तो एनर्जी बढ़ी है कि नहीं, है ना। तो वही सेम चीज़ इलेक्ट्रॉन के साथ भी होती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट हो रहा होता है, थोड़ा थोड़ा, फिर जैसे ही उसको एनर्जी मिलती है उसका वाइब्रेशन बढ़ जाता है। मतलब पहले S लेवल का वो वाइब्रेशन कर रहा था, अब वो वाइब्रेशन 2P लेवल का हो जाता है, मतलब P लेवल का वाइब्रेशन हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे कि उसकी एनर्जी जो है वो बढ़ी है। एक्साइटेशन कराने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन नहीं कहीं चला जा रहा है उड़ के, एक्साइटेशन मतलब कि उसकी एनर्जी बढ़ी है बस, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला। अब देखिए हम लोग कॉपी में जब पढ़ रहे हैं तो हम लोग समझेंगे कैसे इस चीज़ को, 3D है ये सब, तो कॉपी में हमें कुछ ना कुछ तो तरीका अपनाना पड़ेगा ना कि हम उसको कैसे शो करेंगे। तो हम लोगों ने इसी तरह से उसको शो करने का कॉन्सेप्ट बना लिया कि अब इलेक्ट्रॉन की पहले 2s पे एनर्जी थी, अब वो यहाँ चला आया है ना। बट एक्चुअल में 3D में इलेक्ट्रॉन कहीं उड़ के नहीं चला जाता, बस उसकी एनर्जी चेंज होती है, ठीक। अब 2s में आपका ये इलेक्ट्रॉन है और P के सारे फिल हो गए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ आपकी बॉन्डिंग हो जाती है और तब हम लोग क्या बोलते हैं कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यही तो हम लोग कहते हैं। तो मैं क्या बता रही हूँ, हम पढ़ने वाले यही जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहाँ चला गया है, हम लोग इसी की स्टोरी पढ़ेंगे इसमें सिर्फ। अब आप लोग देख लीजिए कि केमिकल बॉन्डिंग का जो चैप्टर है उसमें हम लोग कितना डीप स्टडी करने वाले हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन, अब भैया ये हाइब्रिडाइजेशन वगैरह हो गई, आगे हमने पूरी कहानी लिख दी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इसका एंगल इतना होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये ज्योमेट्री है, पूरा हमने इसके इतिहास लिख के और हम अगले एग्जाम्पल पे बढ़ गए, ठीक। बट यहाँ पे इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बॉन्ड, तो भैया बॉन्ड तो यहाँ बन चुका है, बॉन्डिंग तो हो चुकी है, तभी तो भैया आपका केमिकल बन रहा है ना, केमिकल बॉन्डिंग। तो बॉन्ड आपका बन गया, केमिकल इसीलिए आपका बन गया, बट ये बॉन्ड बन कैसे रहा है, इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन से। और ये बॉन्ड जब बन रहा है, इसी की कहानी को एक्साइटेशन थ्योरी बताती है, ठीक, कि बॉन्ड बन कैसे रहा। तो हम लोग अब समझ में आए कि एक्साइटेशन थ्योरी क्या बता रही है। तो एक्साइटेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने इस थ्योरी में ये बोला गया कि इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होता है उसके 2 रीज़न होते हैं, 2 रीज़न होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन कब होगा, देखो जब एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा, व्हेन एटम हैव वेकेंट ऑर्बिटल। एक तो ये रीज़न हो गया, दूसरा रीज़न क्या हुआ कि एनर्जी गैप कम होगा, एटम नहीं ऑर्बिटल लिखो, ऑर्बिटल हैव लेसर एनर्जी गैप, ठीक है। तो 2 रीज़न इन्होंने बताए, इस थ्योरी ने 2 रीज़न बताया कि इलेक्ट्रॉन के एक्साइट होने के 2 रीज़न्स हैं, जो कि हैं एक तो एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल हो और दूसरा ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी एनर्जी गैप कम हो। इसी में चाहो तो एक लाइन और ऊपर ऐड कर सकते हो कि देयर आर 2 मेन रीज़न तो और भी होते हैं, बट 2 मेन रीज़न है फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के एक्साइट होने के दो रीज़न है। पहला मैंने बताया कि एटम के पास क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। दूसरा कि उसके ऑर्बिटल्स का एनर्जी गैप कम होना चाहिए, कम। अब अच्छा, ये पॉइंट आप लोग अब समझिए कि वेकेंट ऑर्बिटल से मेरा क्या मतलब है। देखो, मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ। सपोज़ मैंने ये एग्ज़ाम्पल वही मैं मीथेन वाला ही दोबारा ले लेती हूँ। देखिए, मीथेन वाला लूँ। तुम लोग कहीं ये मत सोचो भाई कि मुझे तो कोई और एग्ज़ाम्पल याद ही नहीं रहते या मुझे आता ही नहीं है, तो मैं बार बार एक ही एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ, है ना। कोई दूसरा ले लूँ। पी ऑर्बिटल, मतलब कोई भी आप लोग एग्ज़ाम्पल ले लीजिए जिसमें पी ऑर्बिटल जो है आपका वो खाली होना चाहिए। जैसे बोरॉन ले लो भाई, कुछ भी, मतलब मीथेन छोड़ो, तुम बोरॉन ही ले लो, सिंपल सा समझ लेते हैं। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होती है 1s2 2s2 2p1। ठीक है, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब ग्राउंड स्टेट में क्या होता है भैया कि 2s के तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2p पे कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब एक्साइटेड स्टेट, देखो फिर से वही कहानी, ये इलेक्ट्रॉन उड़ के कहीं जाए वाएगा नहीं, इसकी सिर्फ एनर्जी यहाँ पे ये सिर्फ इतने वाइब्रेशन कर रहा है 2s में। जैसे ही इसका वाइब्रेशन इतना तेज हुआ भाई, एनर्जी एब्जॉर्ब करी तो इसका वाइब्रेशन बढ़ गया, इतना तेज हो गया, तब हम बोलेंगे कि अब p में आ गया ये इलेक्ट्रॉन, p की तरह। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को देखो, ये इलेक्ट्रॉन हम कॉपी में सिर्फ दिखाने के लिए एरो वेरो लगा के हम लोग इसको यहाँ शिफ्ट करा देते हैं, बट रियल में ये कहीं जाता नहीं है। इसको समझे रहिएगा भाई, इंटरव्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये आपका एक्साइटेशन हो, आप समझ रहे हो। देखो, एक तो वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए एटम के पास, तो वेकेंट ऑर्बिटल है px है, ये py है, ये pz है। तो वेकेंट ऑर्बिटल py है, pz, दो वेकेंट ऑर्बिटल है और अभी भी एक वेकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं। तो एक तो एटम एक्साइट, जब ये वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं होगा, सपोज मैंने p के तीनों भर दिए, ठीक है। कैसे, नाइट्रोजन का एग्जांपल देखो, नाइट्रोजन 7 होता है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 होती है। 2 में 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे p में हमने ये भर दिया तीनों। अब एक्साइटेशन कहाँ होगा, p तो खाली ही नहीं है। अपोजिट स्पिन आ सकती है, मैं ये नहीं कह रही अपोजिट स्पिन, भाई इसमें अभी एक एक इलेक्ट्रॉन तो तीनों में आ ही सकते हैं, बट नहीं आएंगे। क्यों, ये कम एनर्जी में है इलेक्ट्रॉन। अब ये अपनी स्पिन को यहाँ लेके जाए, फिर इतना ताम झाम करे तो कोई मतलब नहीं है उसका करने का। तो इस वजह से मैंने क्या बोला कि एक तो वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए इस तरह से। कार्बन में भी आप लोग देखिएगा, मिलेगा आपको, p में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा, एनर्जी गैप कम होना चाहिए। एनर्जी गैप से क्या मतलब है, 2s। जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ 2s मैंने लिख दिया और यहाँ मैंने आपका लिख दिया है 2p सपोज़, और यहाँ आपका न्यूक्लियस है और यहाँ पे मैं कहीं 1s कर दे रही हूँ कि ये 1s ऑर्बिटल है। ठीक है, उसके बाद 2p के बाद मैं यहाँ कहीं बता रही हूँ कि 3s है, फिर मैंने बोल दिया कि 3p है और अब मैं कह रही हूँ कि 3d भी है। समझ रहे हो। तो कहने का मतलब क्या है कि ऑर्बिटल 2s 2p है ना, ऑर्बिटल्स हैव लेसर एनर्जी गैप, मतलब 1s का इलेक्ट्रॉन, देख पहली बात कि 1s तो इलेक्ट्रॉन इसमें 2 हैं, 2 भर लो भैया, समझ में आए। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा पास है। बहुत पास है मतलब क्या, कि बहुत टाइटली पकड़ के रखा हुआ है न्यूक्लियस ने इनको, समझ रहे हो। इतना टाइट से पकड़ के रखा है कि भाई कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। तो ये इलेक्ट्रॉन तो कहीं जा ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बट अब 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और मैंने क्या बोला कि 2p में आपका एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन है आपका, और इसमें 3s वाला सिस्टम नहीं होता। ठीक है, मैं जब
एक्साइटेशन हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन भाई यहाँ पे कितना पास है, सपोज़ यहाँ पे अगर मैं 3s बना भी दूँ अगर, तो कितना पास में है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना ज़्यादा प्रेफर करेगा। यहाँ जाने का मतलब क्या है, वाइब्रेशन बढ़ेगी बस, कहीं जाएगा वाएगा नहीं, ये उड़ के, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी वाइब्रेशन में आना पसंद करेगा या उड़ के यहाँ जाना पसंद करेगा। सपोज़ कि यहाँ यहाँ अगर जा रहा है, सपोज़ कर लीजिए अगर ये यहाँ जा रहा है तो ये यहाँ जाना पसंद करेगा। यहाँ भाई हर कोई कम एनर्जी में काम करना चाहता है, कम खर्चे में घर चलाना चाहता है, तो इस वजह से ये अपना कम एनर्जी यूटिलाइज़ करेगा और बोलेगा भैया हम तो यहीं ठीक है 2p में, 3s में मत भेजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है और एनर्जी लॉस होगी, है ना। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी बीच में एनर्जी गैप कम होना चाहिए। समझ पा रहे हैं, एनर्जी गैप, इसी एनर्जी गैप की बात मैं कर रही हूँ कि ये कम होना चाहिए। 1s तो वैसे भी नहीं जाने वाला, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पे 3s होता 3p तो 2p वाला इलेक्ट्रॉन भी, ये मतलब अगर 3s यहाँ पे मैं बना दूँ तो ये 2p वाला इलेक्ट्रॉन भी 3s में जंप करने में इतना आसानी से जंप नहीं करे, खुद से तो करने नहीं वाला, साफ सीधी बात है, खुद से नहीं करेगा। ठीक, तो इन्होंने 2 रीज़न्स ये बताए। पहला कि एक तो वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए जो कि यहाँ पे है, एक ये ऑर्बिटल है, एक यहाँ पे ये ऑर्बिटल है, एक ये ऑर्बिटल। भाई तीनों ऑर्बिटल में 2 तो खाली हैं और 2s के पास एक ही ऑर्बिटल है, उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब कि एक तो वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, दूसरा एनर्जी गैप ऑर्बिटल्स के बीच में कम होना चाहिए। ठीक, तो ये 2 रीज़न्स आपकी एक्साइटेशन थ्योरी बताती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट कब होता है तो ये दो कंडीशंस में होता है, एक तो ऑर्बिटल आपका वेकेंट होना चाहिए और एनर्जी गैप उनके बीच में कम होना चाहिए। ठीक, तो ये 2 कंडीशन ये बताती है। अब एक एग्ज़ाम्पल जैसे अच्छा हम लोग ये पढ़ तो रहे हैं, जैसे चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ रहे हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग से हमको क्या पता चल रहा है, ये हमको केमिकल बॉन्डिंग से ये पता चल रहा है कि केमिकल्स जो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं वो किस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जब हमको रीज़न पता चल जाएगा कि इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तब हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल है, कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, है ना। नेचुरली कौन सा बनेगा, पहले हमें ये तो पता चले कैसे बन रहा है मॉलिक्यूल, फिर हम ये समझ लेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल नेचुरली बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, एक मॉलिक्यूल आपने सुना होगा NH3, ठीक, NH3। एक मॉलिक्यूल आपने सुना होगा PH3, ठीक है। दोनों देखने में आपको एक जैसे लग रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है, दोनों के पास एक लोन पेयर है, बट कौन सा बेसिक ज़्यादा है एग्ज़ाम में पूछ लेगा, कैसे पता चलेगा। देखो, बेसिसिटी का क्या मतलब होता है, बेसिक मतलब इलेक्ट्रॉन को देना, एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन को लेना। तो इलेक्ट्रॉन में क्या, यहाँ पे यही तो हमें लोन पेयर दिख रहे हैं, बाकी तो बॉन्डिंग के फॉर्म में है ना। तो इसमें आप लोग देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन देने हैं किसी को, ये वाले भी ये भी, तो जो आसानी से दे देगा वही ज़्यादा अच्छा बेस हो जाएगा, है ना। सिंपल सी बात है। बट अब ये कौन आसानी से देगा ये हमें पता करना है कि ये हमें पता कैसे चलेगा। देखिए, परसेंटेज S कैरेक्टर से हम ये बात समझ सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे परसेंटेज S कैरेक्टर, देखो इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं, दोनों का सेम ही बनने वाला है। हाइब्रिडाइजेशन अगर चेक करिए, दोनों की आएगी क्या, sp3। भाई 1 2 3 सिग्मा, एक लोन पेयर, क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। sp3 के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रल, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग परसेंटेज S कैरेक्टर कितना होना चाहिए, 25%। P कैरेक्टर कितना होना चाहिए, 75%, है ना। यही तो होना चाहिए भाई। बट ऐसा, ये हम लोग एक रफ
मोटा मोटा हम लोग बता देते हैं, बट रियल में ये होता नहीं है। इसको लिखिए और इस पे लगाइए बड़ा सा क्रॉस कि ये इन दोनों का नहीं होता। अब हम लोग पहले देखते हैं कि एस कैरेक्टर निकालते कैसे हैं, कैसे कैलकुलेशन होती है, ठीक है ना। तो अब आप लोग हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन ऑफ एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर कि अब हम लोग ये देखते हैं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर निकाला कैसे जाता है, ठीक है। चलो, इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। जब हम लोग ये निकाल लेंगे तब हम लोग NH3 का निकालेंगे, PS3 का निकालेंगे, तब हम लोग देखते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है, कौन आसानी से लोन पे डोनेट कर देगा, कौन ज़्यादा बेसिक है, ये सब हम लोग पता कर लेंगे। पहले परसेंटेज एस कैरेक्टर सीखते हैं, ठीक। चलो देखिए, कुछ फॉर्मूले हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसी से हम लोग एस कैरेक्टर फाइंड आउट करेंगे। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहले लिखो हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, सॉरी डोनेट बोल दिया मैंने। और इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज एस अपॉन परसेंटेज पी, ठीक है, यही होता है। या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है, सिंपली पी अपॉन एस भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद दूसरा आपका फॉर्मूला होता है एस प्लस पी बराबर 1। ये मैथमेटिक, अब देखिए ये फॉर्मूले आए कहाँ से हैं, इनसे हमको मतलब नहीं है, हमको डेरिवेशन से मतलब नहीं है, हमें कंपटीशन क्रैक करना है, तो हम लोग फॉर्मूले समझ लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कैसे निकालेंगे एस कैरेक्टर। तो पी अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो 1 माइनस एस, इम्पॉर्टेंट है दोनों। उसके बाद देखिए कॉस थीटा क्या होता है, -1 अपॉन आई, और आई क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स, ओके। अब वैल्यू पुट करते हैं, आई की वैल्यू पहले हम लोग रखते हैं कॉस थीटा -1, और आई हमने क्या बताया था, पी अपॉन एस, ठीक है, यही हमने बताया था। एस ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा मैथ्स है इसमें, एस जैसे ही ऊपर गया आपका ये आ गया, आया। देखो, या तो मैं ऐसे कर लूँ या फिर मैं इसको पलट दूँ, मतलब पलटना मतलब जैसे ये पूरे टर्म को पलट दूँ, जैसे मैं इसको लिख सकती हूँ आई अपॉन में 1, तो यहाँ पे ये माइनस हट जाएगा, ठीक है, माइनस हम हटा रहे हैं। तो मैं इसको सिंपली मैं क्या लिख रही हूँ, सिंपली मैं इसको लिख देती हूँ 1 अपॉन पी एस, ठीक है। और एस हमने जब ऊपर किया और पी की वैल्यू हमने यहाँ से लिख दी क्या, 1 माइनस एस, लेकिन ये एस माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने रोटेट किया ना, पलटा है। तो एक आपका ये बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। ये वाला मैंने बताया, ये वाला मैंने बताया, ये मैंने बताया, ठीक है। ये एक आपका फॉर्मूला हो गया। एक फॉर्मूला आपका ये है, इस वाले को नंबर 4 करिए, ये आपका एक अपना अलग से फॉर्मूला, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेगा कि कॉस, आपको थीटा बता देगा और पूछ लेगा कि हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स क्या है, तो बस कॉस थीटा की जगह वैल्यू पुट करना है और आपको बता देना है, ठीक। एक फॉर्मूला आपका और है, उसको आप लोग नोट करिए, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, जैसे मतलब sp sp2 sp3, यही सब जो हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पे आई होता है। इतने से आपका काम केमिकल बॉन्डिंग में चल जाएगा, फॉर्मूले और भी हैं बट इतने से आपका काम चल जाएगा केमिकल बॉन्डिंग में। तो चलो एक एग्जांपल से हम लोग सॉल्व ही कर लेते हैं। थीटा दिया हुआ है 120 डिग्री और हमसे पूछ रहा है कि आई की वैल्यू, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स मतलब आई,
ठीक है, क्वेश्चन करके लिख लो चाहे जैसे भी। अब इसको निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है आपका कि कॉस थीटा, कॉस था, हमने थीटा की जगह लिखा 120 और फॉर्मूला हम जानते हैं -1/i हमने लगा दिया। ठीक है, अब कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। एक टेबल होती है, वो टेबल आप लोग मैथ्स वगैरह में पढ़े ही होंगे। तो कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2 आई। यहाँ पे आप लोग जब आई की वैल्यू निकालेंगे तो आपका ये आएगा 2, और इसका मतलब है SP हाइब्रिडाइजेशन 2 है। 2 का मतलब एक S का एक P का, SP हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब कैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि SP नहीं SP2 होगा, SP2। देखो फॉर्मूले में SP और I यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो गया SP2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, इसको ठीक से आप लोग लिखिए, SP2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, SP2। अब इसमें हमको ये पता करना हो कि S कैरेक्टर कितना है, P कैरेक्टर। देखो जानते तो हम हैं कि परसेंटेज S कैरेक्टर कितना होता है 3.33% है कि नहीं, बट इसको फॉर्मूले से एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं कि जो हमने फॉर्मूला देखा है अभी वो सही भी है या बस हमने पढ़ ही लिया है ऐसे ही। ठीक है, कैलकुलेट करो। देखो फॉर्मूला क्या हमने देखा था, cos थीटा इज इक्वल टू S/S-1। ठीक है, ये हमने देखा था। cos 120 की वैल्यू अभी हमने देखी -1/2। उसके बाद S, यहाँ पे S-1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर लो, मैथ्स आप लोग थोड़ा पढ़े होंगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे, S-1 आ जाएगा माइनस एज इट इज़, और यहाँ पे आपका 2S हो गया। ठीक है, अब आप लोग इसको ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, तो -S+1 इज इक्वल टू 2S। अब यहाँ पे S को यहाँ पे लेके जाओ, 3S इज इक्वल टू 1। ठीक, S की वैल्यू निकालेंगे 1/3, और 1/3 क्या होता है आपका 33.33%। ठीक, तो या इसका मतलब क्या है कि जो हम लोग अभी S कैरेक्टर हमने जो देखा था 33% वो ठीक है, फॉर्मूला कोई गलत नहीं है, सही है फॉर्मूला, है ना। तो परसेंटेज S कैरेक्टर ऐसे निकलता है बच्चे। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं अपना एग्जाम्पल अमोनिया वाला। चलो मैंने एग्जाम्पल लिया है अमोनिया। हमने इसमें क्या देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन इसमें कैसी है sp3, और स्ट्रक्चर क्या था टेट्राहेड्रल। वैसे सही टेट्राहेड्रल होता भी नहीं है। जिन लोगों ने मुझसे जीओसी पढ़ी है वो लोग समझ गए होंगे कि टेट्राहेड्रल नहीं होता। तो क्या होता है पिरामिडल। क्योंकि शेप में लोन पेयर नहीं लिया जाता है ना। जब मैंने क्या बताया था आपको जीओसी में, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये आपका लोन पेयर। तो जब आप लोग शेप चेक करते हैं, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है उसमें लोन पेयर काउंट होगा, बट जब आप लोग शेप चेक करते हैं तो लोन पेयर आप छुपा देंगे। जब छुपाएंगे तो आपको कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा। देखो इसको थोड़ा होल्ड करना मुश्किल है। देखिए अब ऐसे दिखेगा नहीं है कि स्क्रीन पे, इस तरह देखो, देख पा रहे हो। ऐसे आपका तीनों एक प्लेन में रहते हैं, और ये आपका NH3, यहाँ हाइड्रोजन इस वाले पे, और मतलब यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, और यहाँ नाइट्रोजन होता है। लोन पेयर ऐसे ऊपर से होता है। ठीक है, तो ओवरऑल मतलब मेरा क्या है कि जब हम लोग शेप चेक करते हैं तो हम लोग इसमें लोन पेयर काउंट नहीं करते। अब देखिए यहाँ पे जो थीटा होता है, यहाँ पे थीटा, देखो मैं बस समझाने के लिए बोल रही हूँ आपको, इसमें से कुछ भी रटना नहीं है। अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा थोड़ा कि
बस समझाने के लिए मैं ये डाटा आपको याद नहीं करना कि इतना एंगल होता है, ये वो कुछ नहीं, एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछेगा। बट हाँ, आपको रीज़न पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों है, तो वही रीज़न हम लोग समझ लेते हैं। डाटा आप लोग कभी याद नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपका थीटा है, तो पहले परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालें। कैसे निकालेंगे? हमारा यही फॉर्मूला, कॉस थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस 1, है ना। वैसे एग्ज़ाम में बेसिकली इतना टफ नहीं देंगे कि आपको कॉस 107 डिग्री 5 मिनट की वैल्यू निकालने के लिए कहे। इतना टफ एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछेगा। बट फिर भी मैं एक, क्योंकि हमें समझना है कि क्यों अमोनिया का लोन पेयर आसानी से डोनेट हो रहा है और उसमें PS3 में नहीं हो रहा, तो ये इस वजह से हम लोग इसको देख लेते हैं एग्जांपल। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एस कैरेक्टर जो आ रहा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर, वो 23% आता है, ठीक है। अब जब 23% आ रहा है तो उसके बाद एस हमारा 23% है, पी हमारा क्या है, P2 है, मतलब एस प्लस पी प्लस पी। तो पी क्या है, जस्ट डबल है, तो जस्ट डबल का मतलब 46% होगा ये, ओके। अब अगर आप लोग इसको देखें, टोटल करो, तो ये कितना हो रहा है, सिर्फ 69% हो रहा है। और परसेंटेज का मतलब क्या है कि इन दोनों को जोड़ के कितना बनना चाहिए था, 100% बनना चाहिए था, बट बन कितना रहा है, 69%। तो बाकी का जो 31% बच रहा है वो कहीं ना कहीं तो जा रहा है। कहाँ जा रहा है अभी हम लोग देखते हैं, बट ये कहीं तो जा रहा है। और जा कहाँ रहा है, लोन पेयर, परसेंटेज लोन पेयर, मतलब कि यहाँ पे एस कैरेक्टर इतना है, पी कैरेक्टर इतना है, और लोन पेयर भी अपनी भैया बता रहा है कि हम भी यहीं पे प्रेजेंट है, हमें भूल मत जाना। तो आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर से ज़्यादा कैरेक्टर तो लोन पेयर ही रख रहा है, समझ रहे हो। पी कैरेक्टर पे आ जाए थोड़ा सा, अरे पी कैरेक्टर कह रही हूँ, PS3 पे, वो एग्जाम्पल भी मज़ेदार है। PH3, इसके पास एक लोन पेयर है, स्ट्रक्चर सेम वही रहेगा, पिरामिडल ही, इस तरह से लोन पेयर इसका भी ऐसे ही रहने वाला है, ठीक। अब यहाँ पे जो थीटा होता है 94 डिग्री होता है, ओके, परसेंटेज ही लिख दिया। थीटा जो होता है 94 डिग्री, इसकी वैल्यू अगर निकालें, कॉस थीटा, देखो आपके जो बेसिकली जो एग्ज़ाम होते हैं ये वाले, नॉर्मल एग्ज़ाम्स में कभी भी ऐसे कॉस 94 की वैल्यू नहीं पूछता है। बट अगर आप लोग गेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो क्योंकि उसमें कैलकुलेटर अलाउड है, इस वजह से आपसे इस तरह से वैल्यू वो निकलवा सकता है कि भैया कॉस 107 डिग्री की वैल्यू बताइए, कॉस 94 की वैल्यू बताइए, वो निकलवा लेगा क्योंकि आपके पास वहाँ कैलकुलेटर है। देखिए, सबसे पहले अगर आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो मैं आप सबको बोलूँगी कि अपने फ़ोन में एक साइंटिफिक कैलकुलेटर आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब पे ही उसका मैकेनिज़्म चेक कर लो कि उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन में। इसकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट, अगर आप लोग गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो, नहीं कर रहे हैं तो भी मैं कहूँगी कि अगर नेट की प्रिपरेशन आप लोग आगे चल के करेंगे तो भी आप लोग अपने पास एक साइंटिफिक कैलकुलेटर रखिए। अगर आप लोग BSc MSc कुछ भी कर रहे हैं, मतलब केमिस्ट्री की फील्ड में है, तो एक साइंटिफिक कैलकुलेटर अपने पास आप लोग रखिए, आपको आना चाहिए उसको यूज़ करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉस 94 डिग्री S-1, और वही सेम हम इस वो निकालेंगे, हिसाब किताब करेंगे तो कॉस 94, यहाँ से एस कैरेक्टर आपका कितना आता है, 6%। देखो कितना कम है, अमोनिया में कितना था 23%, यहाँ पे तो 6% है भाई, है ना। परसेंटेज पी पे आते हैं, जब SP3 में, SP2 देखो SP3 ही है, इसको SP3 करो। तो जब ये 6 है, परसेंटेज एस 6% है, तो परसेंटेज पी कितना हो गया आपका, जस्ट डबल 12%, समझ रहे हो, 12%। तो अब ये दोनों ऐड करके कितना हो रहा है, 18%।
बाकी का जो 82% बच रहा है भैया, ये क्या है? ये आपका परसेंटेज लोन पेयर है। समझ रहे हो? अमोनिया में परसेंटेज लोन पेयर कितना था? 31%। यहाँ पे परसेंटेज लोन पेयर कितना है? 82%। भैया देगा? नहीं देगा, इतना स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब देखो, PH3 में S कैरेक्टर इतना कम है, P कैरेक्टर इतना कम है, इतना कम है कि सारा का सारा जो कंट्रोलिंग है वो लोन पेयर के पास है, उसके खुद के इलेक्ट्रॉन के पास है। तो ये नेचुरली बनता ही नहीं है। ठीक है, आप लोग लिखिए, इस पे लगाइए बड़ा सा क्रॉस, और उसके आगे आप लोग चाहिए, मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप लोग यहीं पे स्ट्रक्चर के आगे थोड़ा कलर्ड पेन का आप लोग यूज़ कर लिया करिए। इससे जैसे क्या होता है कि जब आप लोग अपने नोट्स को रिवीजन के टाइम पे देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कलर्ड पेन से आप लोग लिखेंगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा, और रिवीजन के टाइम पे इजी आपको थोड़ा सा रहेगा, है ना। तो आप लोग इसमें लिखिए कि PH3 नॉट एग्जिस्ट नेचुरली बिकॉज परसेंटेज लोन पेयर इज वेरी हाई। ठीक है, देयरफॉर कोई मिक्सिंग नहीं होती यहाँ पे। जब कोई मिक्सिंग ही नहीं, भाई हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग से ही तो हो रही थी, ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग से। जब कोई मिक्सिंग नहीं होगी तो यहाँ पे कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। अब आप लोग समझ रहे हो? तो ज़्यादा बेसिक कौन हुआ? अमोनिया। इसका लोन पेयर आसानी से डोनेट हो जाएगा, जबकि PS3 का लोन पेयर डोनेट नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे हम लोग जैसे हम लोग इतना पढ़े हैं एस कैरेक्टर के बारे में, और हम लोग अभी एक्साइटेशन थ्योरी वगैरह पढ़े हैं, यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं? कंक्लूजन हम ये निकालते हैं कि जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है, लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। ठीक है, पूरा लिखना बॉन्ड लेंथ, वरना बाद में भूल जाओगे कि ये BL क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी पूरा लिखना, स्पेलिंग्स पूरी लिखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वरना भूल जाओगे बाद में कि EN क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे इतने महान हस्ती यहाँ पे होंगे जो इस वीडियो को आज तो पढ़ लिया हमने, लिख लिया सब ठीक है, बट जब कोई एग्ज़ाम देंगे, जब कोई फॉर्म वगैरह डालेंगे तो देखेंगे, तब ये नोट्स उनके 4 महीने बाद खुलेंगे, तो फिर कुछ याद नहीं रहने वाला। तो आप लोग पूरा लिखिएगा, ठीक है। एक दो बात आप लोग और लिखिए, पॉइंट बना के लिखो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पूरा लिखो वर्ड्स में, वरना कंफ्यूज होते रहोगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन है, ये डिसलाइक करता है या डू नॉट लाइक परसेंटेज एस कैरेक्टर, पूरा लिखना परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है, नहीं पसंद करता। लेकिन लोन पेयर लाइक्स परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है, लोन पेयर परसेंटेज एस कैरेक्टर को सपोर्ट करता है, या लाइक लिख लो, चाहे सपोर्ट लिख लो, जो मर्जी वो लिख लो, या और ये लिखो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जैसे फ्लोरीन है डू नॉट सपोर्ट परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता कैसे। एक दो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, बाकी आप लोग बुक्स से अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी किताब ले लो भाई, OP टंडन ले लो, या आप लोग ले लीजिए मॉडर्न ABC ले लीजिए, बहुत अच्छी बुक है कंपटीशन के लिए। आप लोग इन सब बुक्स को लीजिए और इनसे पढ़ना शुरू करिए। एक एक क्वेश्चन टॉपिक जैसे पूरा हो रहा है, आप लोग एक एक टॉपिक के क्वेश्चंस को लगाइए, तब आप लोग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे अपना टॉपिक। ये मैं बोल रही हूँ, ये CH बॉन्ड जो है आपका D1 है, और ये वाला जो CH बॉन्ड है, मैं इसको 1 मिनट के लिए बोल देती हूँ D2। D मैंने क्यों बोला है अभी बताती हूँ। तो आपको बताना क्या है, बॉन्ड लेंथ बताना है
किसकी ज़्यादा है, D2 की ज़्यादा है कि D1 की ज़्यादा है ना। D मतलब बॉन्ड लेंथ मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस D2 ज़्यादा है या डिस्टेंस D1 ज़्यादा है, पता कैसे चलेगा। देखिए ये तो हमें पता है sp3 है, तो इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा, 25%। ठीक है, मैंने 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखवाए हुए हैं। फ्लोरीन डिसलाइक परसेंटेज एस कैरेक्टर, तो ये परसेंटेज एस कैरेक्टर को घटा देता है। जब यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर घटेगा तो यहाँ बढ़ जाएगा, है ना। जब यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा, भाई यहाँ कम हो रहा है तो नीचे बढ़ गया, यही तरीका होता है निकालने का। तो नीचे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गया, और जैसे ही बढ़ा, देखो पहले तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ही निकाल लो तुम लोग। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा किसका है, D2 का, और D1 का थोड़ा कम है। ठीक, नॉर्मल जो देखो नॉर्मल जो 25% था, उस 25 नॉर्मल तो 25% था, बट क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कुछ कम हो गया तो यहाँ बढ़ गया, तो यहाँ नॉर्मल 25% से कुछ कम होगा और यहाँ नॉर्मल 25% से ज़्यादा होगा। ठीक, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर किसका ज़्यादा है, D2 का D1 से ज़्यादा है। और परसेंटेज एस कैरेक्टर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, तो जाहिर सी बात है भाई कि D2 जो है वो D1 से छोटा हो गया, तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा हो गई, D1 की। ठीक है, ऐसे एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आते। अब यहीं पे आप लोग एंगल का भी जैसे एक क्वेश्चन इसी में पूछा जा सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एंगल आपसे अगर पूछ लेती हूँ, ये एंगल है θ1 और ये वाले एंगल को मैं कह रही हूँ θ2। ठीक है, तो अब आप लोग थीटा बता दीजिए कि θ1 बड़ा होगा कि θ2। देखो परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के, तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे θ1 जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे, θ2 जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे, θ1 से। ठीक है, क्यों बड़ा होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर θ2 का ज़्यादा है, θ1 का कम है, तो एंगल भी किसका ज़्यादा हो जाएगा भैया, θ2 का, और θ1 का कम हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछ लेता है। जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर है, इसी के मेन सबसे ज़्यादा, मतलब आप लोग सोच रहे होगे परसेंटेज पी कैरेक्टर पे क्वेश्चन, नहीं, बेसिकली परसेंटेज एस कैरेक्टर से ही क्वेश्चंस बनते हैं, इसी से पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आप लोग बहुत ध्यान से बहुत सीरियसली पढ़िएगा भाई। एक्साइटेशन थ्योरी, परसेंटेज एस कैरेक्टर की कैलकुलेशन और उसके बारे में थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम लोग अपना ख़त्म कर चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग का मेन और काफ़ी अच्छा टॉपिक। तो आगे हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।